दोस्तों, आज हम जानेंगे एसीएल सर्जरी के बाद 10 ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनका अगर ध्यान ना किया जाए तो जो एसीएल सर्जरी का रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। मैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा हूँ। मैं डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड यूनिट हेड ऑर्थोपेडिक्स फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में काम कर रहा हूँ और हमारे डिपार्टमेंट में जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एसीएल सर्जरी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत कॉमन सर्जरी है और इसका कॉमन जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है वो है स्पोर्ट्स इंजरी या घुटने पे चोट आना। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो एसीएल सर्जरी के बाद होती है वो है कि हम फिजियोथेरेपी को बहुत देरी से शुरू करते हैं। तो कॉमनली एसीएल सर्जरी के बाद डेली फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हम डेली 1 से 2 आवर्स फिजियोथेरेपी को डिवोट करें और एटलीस्ट फिजियोथेरेपी 1 से 2 महीने तक चलनी चाहिए। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो इसमें हम कर सकते हैं, पेशेंट के तरफ से हो सकती है, वो है कि एक लैक ऑफ क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट का होना। फिजियोथेरेपी सर्जरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर ये सही समय पे ना की जाए या सही फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा ना स्टार्ट करी जाए तो उसका जो रिजल्ट आना है वो नहीं आ पाएगा और पेशेंट्स को मसल वीकनेस ओवरकम करने के लिए बहुत समय लगेगा। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो हो सकती है एसीएल सर्जरी के बाद वो है कि घुटने को हमने बहुत जल्दी से मोड़ना शुरू कर दिया। ये तब हो पाता है, मान लीजिए आपके एसीएल के साथ कोई मेनिस्कस इंजरी भी हुई है और मेनिस्कस को रिपेयर किया गया है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना आप घुटने को अगर जल्दी ज़्यादा तेज़ी से या ज़्यादा दूरी तक मोड़ना शुरू कर देंगे तो मेनिस्कस की रिपेयर के ऊपर असर पड़ सकता है। तो डॉक्टर की सलाह के बिना ना तो ज़्यादा जल्दी और ना ज़्यादा लेट नी को मोड़ना चाहिए। चौथी कॉमन मिस्टेक है कि फिजियोथेरेपी को बहुत लेट शुरू करना और उसको प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट ना करना। आपने एसीएल सर्जरी कराई और आप 2 से 3 हफ्ते तक ये वेट करते रहे, जो कि कॉमनली देखा गया है कि हम टाँके कटवाना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, इसलिए हमने फिजियोथेरेपी स्टार्ट ही नहीं कराई। तो 2 से 3 हफ्ते का जो आपका अर्ली रिकवरी पीरियड था वो डिले हो गया, उसमें आपका घुटना जाम हो गया और उसको ओवरकम करने के लिए अब आपको और इंटेंस फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो मिस्टेक है कि टू लेट फिजियोथेरेपी का स्टार्ट होना, ये भी एक कॉमन मिस्टेक पाई गई है। पांचवी कॉमन मिस्टेक जो देखी गई है वो है कि स्पोर्ट्स का बहुत जल्दी शुरू कर देना। जो रिकमेंडेड रहता है डॉक्टरों के द्वारा, एसीएल सर्जरी के बाद अगर आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम आपको 6 मंथ्स और प्रेफरेबली 8 to 9 मंथ्स का पीरियड वेट करना चाहिए इससे पहले कि आप स्पोर्ट्स को शुरू करें। नहीं तो अगर आप जल्दी स्पोर्ट्स पे जाते हैं तो आप रिकंस्ट्रक्टेड एसीएल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डाल रहे हैं और रीटेयर के चांसेस या एसीएल जो रिकंस्ट्रक्ट हुआ है उसके लूज होने के चांस बढ़ जाते हैं। छठी कॉमन मिस्टेक जो है कि आप एसीएल रिहैबिलिटेशन के द्वारा, फिजियोथेरेपी के द्वारा आप केवल नी पे फोकस कर रहे हैं और आप एंकल और टोज की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। उसका नुकसान ये हो सकता है कि आपके एंकल में, टोज में एक्सरसाइज ना करने के कारण काफ में क्लॉट्स बन सकते हैं, जिसके कारण आपके पैरों में सूजन रह सकती है, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यह एक भयावह रूप भी ले सकता है क्योंकि अगर ये क्लॉट्स बने हैं तो ये लंग्स वगैरह में भी जा सकते हैं और पेशेंट के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। खासकर वो पेशेंट जो बहुत ओवरवेट हैं और जो पहले से डायबिटिक हैं और यंग हैं, ऐसे पेशेंट्स में इस चीज़ का रिस्क होना बहुत ज़्यादा कॉमन पाया गया है। इसलिए नीज के साथ साथ आपको एंकल और टोज की एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। सातवीं प्रॉब्लम जो आ सकती है एसीएल सर्जरी के बाद कि आपका और आपके डॉक्टर के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। ये सर्जरी इस तरह की सर्जरी है कि आपका अपने डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है ताकि आप समय समय पर अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, उनसे वार्तालाप करते रहें। कभी कहीं भी फिजियोथेरेपी के दौरान अगर आपको लग रहा है कि आपका घुटने में जो मूवमेंट आ रही है वो रुक गई है या पेन ज़्यादा है, स्वेलिंग ज़्यादा आ रही है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। आठवीं जो कॉमन स्थिति कई बार देखी गई है वो ये है कि आपके ऑपरेटिव सर्जन और आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है। जिस तरीके से सर्जिकल स्किल एक स्टैंडर्ड नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी का भी जो स्किल है और जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत वेरी करती है। इसलिए आपके सर्जन का और आपके फिजियोथेरेपिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और जब भी आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं एट द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी और बीच में, तो आप कोशिश करें कि अपने सर्जन की फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बातचीत करवा पाएँ। इन केस अगर आप सर्जन को दिखाने नहीं आ पाते जल्दी, तो उससे आपका जो ये रिहैबिलिटेशन का प्रोटोकॉल है वो और बेहतर तरीके से पूरा हो पाएगा। नौवीं जो चीज़ देखी गई है वो ये है कि अगर हम एसीएल सर्जरी के बाद जो अगर ओपन चेन एक्सरसाइजेज बहुत जल्दी से शुरू करते हैं वो भी एसीएल को लूज कर सकता है। तो कॉमनली क्या करा जाता है उसमें ये होता है कि हम शुरू में स्पेसिफिकली क्लोज चेन एक्सरसाइजेस को प्रमोट करते हैं फॉर 2 to 3 वीक्स, और जिसमें कि हम ये राय देते हैं कि आप क्वाड्रिसेप्स की आइसोमेट्रिसिटी और स्ट्रेंथ को ज़्यादा तवज्जो दें
एंड देन ओपन चेन एक्सरसाइजेस ग्रेजुअली आप शुरू कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप ग्रेजुअली ACL के ऊपर जो रिकंस्ट्रक्ट हुआ है उस पर ज़्यादा लोड और स्ट्रेन डाल सकते हैं। आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे इग्नोर भी हो जाती है, वो है इनएडिक्वेट डाइट का लेना। जब आप किसी भी सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे हैं तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक के ऊपर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अब आपको मसल रिकवरी करनी है और मसल्स की रिकवरी के लिए और रीजनरेशन के लिए प्रोटीन का डाइट में एडिक्वेट मात्रा में होना बहुत अति आवश्यक है। तो अगर हम इन सब 10 चीज़ों का कॉमनली ध्यान रखें तो हम ACL सर्जरी के बाद जो रिजल्ट आता है उसको केवल सर्जरी का ही आउटकम ना मान के सर्जरी प्लस फिजियोथेरेपी एंड कम्युनिकेशन एंड ऑल दीज फैक्टर्स, इन सब का अगर हम मन में ध्यान रखेंगे तो हमारा आउटकम बहुत जल्दी बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद।